हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मनोज बाजपेयी की मूवी भैया जी को, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिएगा और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें रामचरण त्रिपाठी को दिखाते हैं, जिनको सब लोग प्यार से भैया जी कहकर बुलाते हैं। भैया जी एक जाने माने व्यक्ति हैं, जिनके अपने गांव में काफ़ी चलती है और सारे लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। भैया जी फिलहाल अपनी होने वाली पत्नी, जिनका नाम मिताली है, उनके साथ होते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल के शूटर हैं। और भैया जी और मिताली की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, जिसके लिए गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़े फंक्शन का आयोजन किया है। मिताली अब अपने देवर वेदांत से वीडियो कॉल पर बात करती हैं, जो कि भैया जी का छोटा भाई है, जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमें पता चलता है कि वेदांत दिल्ली से भैया जी की शादी के लिए आ रहा है, जिसमें उसके दोस्त मोहन और अभिषेक भी उसके साथ हैं। अगले सीन में हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि दिल्ली के एक बहुत ही पावरफुल आदमी चंद्रभान सिंह का बेटा है। वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में दारू पीकर कहीं जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद भैया जी अपने भाई वेदांत से दोबारा फोन पर बात करते हैं। तब वो बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर पराठे खाने जा रहा है, जिसके बाद वह बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था। भैया जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद मुझे बता देना। अब वेदांत के दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं कि उसका भाई उसे बार बार कॉल करके पूछता रहता है। असल में भैया जी को अपने भाई की बहुत चिंता लगी रहती है, क्योंकि वो काफी भोला लड़का है। इधर भाई जी के फंक्शन में मस्त डांस का कार्यक्रम आयोजित होता है, जहां भैया जी, मिताली और गांव वाले मिलकर खूब डांस करते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद भैया जी वेदांत को फिर से कॉल लगाते हैं, तो उसका कॉल नहीं लगता। ऐसा लग रहा था कि वेदांत के साथ कुछ गलत हुआ हो। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें चंद्रभान को दिखाते हैं, जिसने एक फैमिली को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि एक लड़की ने उसके बेटे अभिमन्यु पर रेप करने की रिपोर्ट लिखवाई थी। जो पता चलते ही चंद्रभान ने उस लड़की के परिवार को ही उठा लिया। फिर वो लड़की चंद्रभान से कहती है कि वो उससे डरती नहीं है, वो कमिश्नर तक जाएगी उसे सजा दिलवाने के लिए। ये सुनते ही चंद्रभान को गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को काट कर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इधर अगले दिन भैया जी अपने साथी भोला और यश को वेदांत को स्टेशन से लेने के लिए भेजते हैं, पर जब वह स्टेशन पहुंचते हैं तो वेदांत ट्रेन में नहीं था। जैसे ही ये बात भैया जी को पता चलती है, वह घबरा जाते हैं और एक एक करके वेदांत के सारे दोस्तों को कॉल लगाते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। परिवार में अब चिंता का माहौल बन गया था कि उनका बेटा कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद भैया जी को दिल्ली से पुलिस का फोन आता है, जो बताते हैं कि वेदांत का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें जल्दी से दिल्ली आना होगा। ये सुनते ही भैया जी घबरा जाते हैं और अपनी फैमिली को संभाल कर बोलते हैं और यश के साथ तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में भैया जी दिल्ली के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तब एसपी मगन भैया जी को बताता है कि उनके भाई वेदांत ने खूब शराब पी रखी थी, जिसके नशे में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मारा गया। भैया जी को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उनका भाई दारू नहीं पीता था। थोड़ी देर बाद मगन भैया जी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पे देखते हैं कि मुर्दा घर में वेदांत की लाश नहीं है, मतलब कि एक्सीडेंट किसी और का हुआ है। और कंपाउंडर बताता है कि गलती से उसने वेदांत की लाश को लावारिस समझकर जलने के लिए भेज दिया है। यह सुनकर भैया जी भागते हुए अपने भाई की लाश को जलने से रोकने के लिए जाते हैं, ताकि वो और उनका परिवार मिलकर वेदांत का अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी वेदांत की लाश को जला रहा है, वो चंद्रभान और उनका बेटा अभिमन्यु है। मतलब कि वेदांत और अभिमन्यु के बीच कुछ तो जरूर हुआ था, जिसकी वजह से वेदांत मारा गया। यहाँ चंद्रभान और अभिमन्यु देखते हैं कि वेदांत की सांसें चल रही हैं, मतलब कि वेदांत जिंदा था, पर वह बाप और बेटा मिलकर वेदांत को जलती आग में डाल देते हैं, जिससे वेदांत खत्म हो जाता है। आप जैसे ही भैया जी मुर्दा को जलाने वाली जगह पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके भाई की बॉडी जल रही है, जिसको देखकर वो बहुत रोते हैं और ये सीन देखने में बहुत इमोशनल था। भैया जी अब वेदांत की अस्थियों को अपने घर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनको पुलिस की बातों पर विश्वास हो गया था। तभी रास्ते में भैया जी को वेदांत के दोस्तों का मैसेज आता है, जो भैया जी से मिलकर कुछ बताने के लिए कहते हैं। फिर जैसे भैया जी वेदांत के दोस्तों से मिलते हैं, तब वो उनको असली स्टोरी बताते हैं कि वेदांत के साथ क्या हुआ था। और मूवी यहीं से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि जब वेदांत और उसके दोस्त स्टेशन पर पराठा खाने गए थे,
तो उनका अभिमन्यु के दोस्तों से पराठे को लेकर लड़ाई हो गई थी। फिर जब वेदांत ने अभिमन्यु को लड़ाई से हटाना चाहा तो गलती से वेदांत से धक्का लगा और अभिमन्यु का चेहरा तवे पर लगने से जल गया, जिसके बाद अभिमन्यु ने गुस्से में वेदांत को मारा और उसको गाड़ी के नीचे रौंद दिया, जिससे वेदांत मरने की हालत में आ गया था और वेदांत के दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। भैया जी वेदांत के दोस्तों को खूब सुनाते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त को छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से वेदांत मारा गया। ये सब मिताली को भी कॉल करके बता देते हैं कि वेदांत पर अटैक हुआ था जिसमें वह मारा गया, जिससे ये बात सब लोगों को पता चल जाती है और वेदांत की माँ जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन भैया जी जब वेदांत की अस्थियों को लाते हैं तब भैया जी की छोटी माँ वेदांत की अस्थियों को देखकर रोने लगती है और भैया जी को खूब भला बुरा सुनाती है। तब हमें पता चलता है कि वेदांत भैया जी का सौतेला भाई था, पर वह उसको सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे। भैया जी की छोटी माँ अब भैया जी को बोलती है कि उन्होंने अब हमारे बेटे को मारा है, हमें उनकी राख चाहिए क्योंकि तब तक वेदांत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर भैया जी कहते हैं कि वह पहले वेदांत का क्रियाकर्म करेंगे और वेदांत की तेहरवी से पहले उसको मारने वाले को खत्म करके वेदांत की मौत का बदला लेंगे। अगले सीन में भैया जी वेदांत का रीति रिवाज के साथ क्रियाकर्म कर देते हैं, जिसमें गांव के सारे लोग आते हैं। फिर भैया जी और उनकी छोटी माँ कौवों को पिंडदान का खाना खिलाने जाते हैं। तब एक कौवा आता है और बिना खाना खाए चला जाता है, जिससे वेदांत की माँ समझ जाती है कि वेदांत की आत्मा अभी भी भटक रही है, जिसे शांति नहीं मिली। ये देखकर उनको और भी दुख होता है और वह रोने लगती है। फिर भैया जी अब गुस्से में गोदान जाते हैं और एक फावड़ा निकालते हैं जो कि उनका पहले हथियार हुआ करता था। अब हमें भैया जी की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें भैया जी के पापा गांव के सेठ के मुनीम थे, पर उनके गांव में उनकी सबसे ज्यादा चलती थी, जो कि गांव में लोगों का भला किया करते थे। बाद में ये भार उनके बेटे भैया जी ने संभाला। उस समय भैया जी जब आते थे तब सब लोग डर के मारे अपनी निगाह नीचे कर लेते थे। ऐसे ही करके भैया जी का राज कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर पिता और बेटे के बीच मतभेद होने के कारण दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठा लिया और भैया जी के पापा को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर उन्होंने मरते समय भैया जी से कसम खिलवाकर पेपर पर साइन करवा लिया कि वे अब से हिंसा नहीं करेंगे, जिसके बाद से भैया जी ने हिंसा करना छोड़ दी। पर वेदांत के मरने के बाद भैया जी के अंदर पुराने वाला क्रोध दोबारा से जाग जाता है और जो कसम वाली पर्ची उनके पापा ने साइन करवाई थी उसको भैया जी ने संदूक से निकाल कर जला दिया। अब भैया जी के पुराने वाले रूप में जागने के बाद गांव के सारे लोग दोबारा वापस पहले जैसे हो जाते हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर और अधिकारी के बाद जब भैया जी का शेर का बिल्ला जाता है वह यह देखकर डर जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले भैया जी वापस आ गए, मतलब कि आतंक बढ़ने वाला है और तबाही जरूर होगी। अब भैया जी अपनी पुरानी जीप में बैठकर अपने साथियों के साथ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, जहां गांव के सारे लोग उनके साथ थे। फिर रात को एसीपी मगन को भैया जी के लोग उठा लेते हैं, जिसने भैया जी को वेदांत के मरने की झूठी स्टोरी सुनाई थी। भैया जी के पकड़ते ही मगन भैया जी को सब सच बता देता है कि ये सब उसने किसके कहने पर किया था। अभिमन्यु का नंबर भी दे देता है, नहीं तो वह मारा जाता। थोड़ी देर बाद मगन चंद्रभान को कॉल करके बताता है कि भैया जी ने उसको किडनैप करके उससे सब कुछ सच सच बुलवा लिया। ये सुनकर चंद्रभान शॉक हो जाता है और अपने साथियों से पूछता है कि आखिर ये भैया जी कौन है। तब ये नाम सुनकर पंडित जी चंद्रभान को भैया जी के बारे में बताते हैं, जो भैया जी के ही गांव से थे। थोड़ी देर में अभिमन्यु को भैया जी का फोन आता है, जो बोलते हैं कि वे उसके घर अभिमन्यु को लेने आ रहे हैं। पंडित जी भैया जी की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि ये तो भैया जी हैं जिसकी वह बात कर रहा था। और पंडित जी अब चंद्रभान को भैया जी के आतंक की पूरी स्टोरी बताकर कहते हैं कि अगर भैया जी यहाँ आ गए तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सबकी लाशें बिछ जाएंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि भैया जी के साथ उनका पूरा गांव चंद्रभान के पास आया है, जिसको देखकर चंद्रभान के आदमियों की हालत खराब हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भैया जी जब चंद्रभान से मिलकर विनम्र निवेदन करते हैं कि वह उनके बेटा अभिमन्यु को लेने आए हैं, जिसने वेदांत को मारा है, लेकिन भैया जी के आने से पहले ही इन लोगों ने अभिमन्यु को कहीं पर छिपा दिया था। चंद्रभान कहता है कि इस बात को खत्म करने के लिए आपको जो चाहे वह वो दे सकता हूँ,
पर भैया जी नहीं मानते और कहते हैं कि चाहे तुम मुझसे 2 करोड़ रुपए ले लो, पर अपने बेटे को मुझे सौंप दो। ये सुनकर चंद्रभान भड़क जाता है, क्योंकि वे अपने बेटे को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। जिसके बाद भैया जी चंद्रभान को 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर अभिमन्यु उनके पास नहीं आया तो वो चंद्रभान के एक-एक आदमी की लाश बिछाकर अभिमन्यु को वहां से ले जाएंगे। ये कहकर भैया जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भैया जी अब अपने गांव वालों को वापस घर भेज देते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों की उम्र हो गई थी, तो उनका गांव वापस जाना ही सही था। और वैसे भी भैया जी चंद्रभान और अभिमन्यु को खुद ही संभालने वाले थे। इधर अभिमन्यु के दोस्तों को हेलुसिनेशन होने लगता है कि भैया जी उनको मारने वाले हैं, क्योंकि उसके मन में उनका डर बैठ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंद्रभान को पता लग गया था कि भैया जी के गांव वाले वापस चले गए हैं, तो वह अपने बेटे को विदेश भगाने का प्लान करता है ताकि वह बच जाए। इधर हम देखते हैं कि चंद्रभान का एक आदमी भैया जी के गांव का था, तो वह भैया जी को अभिमन्यु के फौरन जाने का प्लान बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मशहूर गुंडे को फोन आता है, जिसको किसी ने एक आदमी को मारने के लिए कहा था। फिर अगले दिन अभिमन्यु लाल गाड़ी में फुल सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट जाने लगता है। तब भैया जी की गाड़ी अभिमन्यु की गाड़ी को रोकती है, मगर तभी एक गैंग आकर अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देती है और अभिमन्यु अब गुंडों और भैया जी से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तब भैया जी एकदम से अभिमन्यु के सामने आकर उसे पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब चंद्रभान का प्लान था। असल में जो गुंडा अभिमन्यु को मारने भाग रहे थे वह उसी के आदमी थे। अभिमन्यु अब चुपके से भैया जी को चाकू मार देता है और थोड़ी देर बाद वहां पर बारिश होने लगती है। तब भैया जी के साथी भी ये देखकर उनको बचाने नहीं आते, क्योंकि भैया जी ने उन्हें मना किया था। फिर भैया जी अपनी चोट पर गमछा बांधकर चंद्रभान के एक-एक आदमी को बड़ी बुरी तरह से मारते हैं और सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं। जब तब चंद्रभान चुपके से भैया जी को गोली मार देता है, जिससे भैया जी घायल होकर तालाब में गिर जाते हैं। और फिर जब चंद्रभान के आदमी तालाब में चेक करते हैं तो उनको भैया जी की लाश नहीं मिलती, क्योंकि भैया जी के आदमी उनको बचाकर ले गए थे। इसके बाद चंद्रभान के आदमियों ने हर जगह नाकाबंदी कर दी थी ताकि वे भैया जी को देखते ही मार दें, पर भैया जी के साथी उनको छुपाकर एक जगह लेकर चले जाते हैं, जहां चंद्रभान का कोई भी आदमी भैया जी को पकड़ने नहीं आएगा और वो वहां पर भैया जी का आराम से इलाज भी करा लेंगे। फिर जैसे ये बात भैया जी को पता लगती है, फिर जैसे ही ये बात भैया जी की होने वाली बीवी मिताली को पता चलती है, वे अपने पापा से लड़कर भैया जी के पास जाने लगती हैं ताकि वह उनको बचा पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटी माँ और मिताली दिल्ली के लिए निकल गए हैं। यहाँ चंद्रभान भैया जी और उसके परिवार की फोटो लोगों में बंटवा देता है ताकि वे भैया जी को पकड़ सके। जिसके बाद काफी सारे लोग भैया जी को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इधर भैया जी के गांव वाले भी भैया जी के लिए कुछ करने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनको भैया जी के गोली लगने के बारे में पता चल गया था और यहाँ चंद्रभान की हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि भैया जी उसको कहीं भी नहीं मिल रहे थे और इससे अभिमन्यु की जान को भी खतरा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ने छोटी माँ की फोटो देखकर उन्हें पहचान लिया है, जिसकी मदद से उसको भैया जी का पता मिल जाता है। अब चंद्रभान को भैया जी का पता मिलते ही वो अपने आदमियों को उसको मारने के लिए भेज देता है। इधर छोटी माँ को भी पता चल जाता है कि गुंडे भैया जी को मारने आने वाले हैं, तो वे एम्बुलेंस को न्यूज चैनल की गाड़ी में बदल देते हैं और भैया जी को कहीं और ले जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो कैसे भाग रहे हैं। फिर जैसे चंद्रभान के आदमी भैया जी को मारने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इधर भैया जी के आदमी अब भैया जी को दूसरी जगह ले जाकर उसका इलाज कराते हैं, जहाँ डॉक्टर गोली निकालकर भैया जी की जान बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्टर लोग भैया जी और चंद्रभान के बीच की लड़ाई को देखकर कुछ करने की सोचते हैं, पर वह कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि चंद्रभान उनकी पार्टी को फंड देता था, जो कि इलेक्शन जीतने के लिए काफी जरूरी है। और भैया जी के पास उनके गांव के 10 विधायक थे, तो अगर उनका सपोर्ट चला गया तो उनकी सत्ता भी चली जाएगी। इसलिए पार्टी के लोग बड़ी चालाकी से चंद्रभान से इलेक्शन का फंड मंगाकर किसी को भी सपोर्ट न करने का फैसला करते हैं, जिससे उनकी पार्टी बची रहे। अब भैया जी घायल अवस्था में मिताली को कहते हैं कि तुम किसी और लड़के से शादी करके अपना घर बसा लो, पर मिताली तो साफ मना कर देती है, क्योंकि वह तो भैया जी से प्यार करती थी और वो कहते हैं कि हम दोनों वेदांत का बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद भैया जी अपनी छोटी माँ को वापस गांव जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि गांव में किसी बड़े का होना जरूरी था। इधर चंद्रभान अपने आदमियों के साथ मीटिंग करके इलेक्शन के
में पार्टी को फंड देने की बात करता है। तब ये मगन को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसको मगन पर भरोसा नहीं था, जिससे मगन को काफ़ी बुरा लगता है। चंद्रभान अब अपने बेटे अभिमन्यु को समझाकर पार्टी को फंड के लिए पैसे पहुँचाने के लिए कहता है, ताकि पार्टी उनके सपोर्ट में रहे। इधर रात को भैया जी अपने साथियों के साथ एक खंडर में जाते हैं, जो कि चंद्रभान के पंडित को पता चल जाता है और वो चंद्रभान को भैया जी की लोकेशन बता देता है। अब हम देखते हैं कि चंद्रभान के आदमी खंडर में भैया जी को मारने आए हैं। तब मिताली अपने स्नाइपर की मदद से एक गुंडे को गोली मारती है, क्योंकि वो स्नाइपर में गोल्ड मेडलिस्ट थी। पर तभी एक आदमी मिताली को घायल करके उसे मारने वाला होता है। उसी समय भैया जी उठकर आ जाते हैं और उस गुंडे को मार डालते हैं। ये देखकर हमें पता चल जाता है कि भैया जी अब ठीक हो चुके हैं। इधर गांव में छोटी माँ देखती है कि कौओं ने अभी तक वेदांत के पिंडदान का खाना नहीं खाया, मतलब कि उसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसीपी मगन भैया जी से मिल गया है, क्योंकि चंद्रभान ने उसकी सबके सामने बेइज्जती करी थी। मगन भैया जी को चंद्रभान की पार्टी को फंड देने वाली सारी बात बता देता है। इधर भैया जी के गांव के आदमी चंद्रभान के पंडित जी को भैया जी की तरफ मिला लेते हैं, क्योंकि असल में भैया जी के पापा ने उस पंडित की बेटी को बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी और वह मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपने पापा के कहने पर पार्टी को फंड भेज रहा था, जहां एकदम से भैया जी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और एक एक करके अभिमन्यु के सारे आदमियों को मार देते हैं। फिर जब भैया जी अभिमन्यु को ट्रेन के नीचे लाकर मारने वाले होते हैं, तब अभिमन्यु को उसके पापा का वीडियो कॉल आता है, जिसमें चंद्रभान ने भैया जी की छोटी माँ को अपने घर बंदी बनाकर आग के ऊपर लटका दिया था। ये देखकर भैया जी गुस्से में चंद्रभान के पास जाते हैं, जहां उन्होंने अभिमन्यु को अपनी गाड़ी के आगे बांध रखा था। फिर जैसे चंद्रभान छोटी माँ को आग में फेंकने वाला होता है, तब भैया जी गाड़ी से छोटी माँ को बचा लेते हैं। अब भैया जी और उनकी छोटी माँ को चंद्रभान के आदमियों ने घेर लिया था और एक आदमी भैया जी को गोली मारने वाला होता है। तब एक गोली उस आदमी को आकर लगती है, जो कि मिताली ने चलाई थी। इसके बाद भैया जी अपनी छोटी माँ को बचाकर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद भैया जी और मिताली मिलकर उन गुंडों से लड़ते हैं और बड़ी बेरहमी से सबको मार डालते हैं। फाइनली अब चंद्रभान और भैया जी का आमना सामना होता है। तब उनके आपस में खूब लड़ाई होती है और चंद्रभान भैया जी को बता देता है कि जब उसने उसके भाई को जलाया तो उसकी सांसें चल रही थी। यह सुनकर भैया जी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह अपने फाफड़े की मदद से चंद्रभान और उसके बेटे को खूब मारते हैं। इसके बाद वह चंद्रभान और उसके बेटे को घायल करके आग में डाल देते हैं, जिस कारण वो दोनों उसी तरह से मारे जाते हैं जिस तरह से उन्होंने वेदांत को मारा था। और अब फाइनली भैया जी के भाई की मौत का बदला पूरा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कौओं ने वेदांत के पिंडदान का खाना खा लिया है, मतलब कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। यहीं पर यह मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना